हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरएम क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी के अलग अलग एग्ज़ाम्स में जितने भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग घटना चक्र के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। बोध गया में 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। इस स्थल पर मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी बीसी में प्रारंभ किया, परंतु इसका वर्तमान स्वरूप 5वीं से 6ठी शताब्दी में निर्मित हुआ। यह मंदिर पूरी तरह ईंटों से निर्मित है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। इसी के साथ अनेक बोधिसत्वों की भी पूजा प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वैशाली। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। ये हैं अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अश्मक दक्षिण भारत में स्थित था। जन वसभ सूक्त में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुप्त। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। इसके ध्वंसावशेष बड़ा गांव ग्राम से दूर आज भी बिखरे पड़े हैं।
5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म दर्शन। यह बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए विश्व प्रसिद्ध था। उसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री हुएनसांग यहाँ आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी: पदाधिकारी की वरीयता क्रम, वेतनमान और सैनिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक कथन और दूसरा कारण है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो कथन है, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। इसका कारण है, महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। उपयुक्त दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर है दोनों। ए और आर सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों होगा। मगध की आरंभिक राजधानी गिरिव्रज थी, पर बाद में उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, जो गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मौर्य। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे। उग्रसेन, जिन्हें पुराणों में महापद्म कहा गया, दूसरे पंडुक, तीसरे पंडुगति, चौथे भूतपाल, 5वें राष्ट्रपाल, 6वें गोविशाड़क, 7वें दससिद्धक, 8वें केवर्त और 9वें धननंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विशाखदत्त। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में
चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धननंद। महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धननंद था, जो सिकंदर का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लकड़ी का। बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शिवाजी। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडितराव एवं न्यायाधीश शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के शिलालेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अशोक का गिरनार शिलालेख। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर तुसास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत, केरलपुत एवं ताम्रपर्णी को छोड़कर सर्वत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राकृत। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, खरोष्ठी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मेसन,
प्रिंसेप, नॉरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपा सिन्वे बहु कयाने दया दाने सचे सोचे मादे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में सामान्यतः अशोक को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देव नाम प्रिय, देवा नाम प्रियदर्शी तथा राजा की उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेशी नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है।
इसे लगभग 60वीं ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा। इसने भारत से आयात एवं निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिका। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में उदयन नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगर इसमें उदयन का ऑप्शन होता तो वो सही आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वीमा कदफिसेस। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक वीमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला की गांधार शैली किस समय में फली फूली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुषाणों के समय। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ। पहली गांधार शैली और दूसरी मथुरा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कनिष्क। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर में कुंडलवन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने। इस सभा में महासांधिकों का वर्चस्व था। यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कण्वा या कण्व वंश। सुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मारा गया। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। यह एक ब्राह्मण वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हाथी गुम्फा लेक के साथ। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद के 13 वर्षों तक शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त काल। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे
उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगुकच या भड़ौच था, जहां से पश्चिम देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा या बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो छठवां भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुप्त। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मता अनुयायी थे तथा उन्हें इसे अपना राजधर्म बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल 600 ईसा पूर्व माना जाता है। सोनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्तकालीन नाटककार थे। सौमिला गुप्तकालीन नाटककार थे जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है। इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नालंदा। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 637 ईस्वी में हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया। इस समय यहाँ के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। लगभग 1.5 वर्ष तक नालंदा में निवास कर उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। इसके बाद वह बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होता हुआ कांची पहुँचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बाढ़ निवासी था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र का। वाण भट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री इत्सिंग 671 या 672 ईस्वी में जब वह युवक था अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति गहरी श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुवर्ण भूमि का वह कौन राजा था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। सुवर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय 950 से 1050 ईस्वी के बीच बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के धर्मपाल ने की थी। दीपंकर श्रीज्ञान जो उपाध्याय अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कदंब। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में स्थित कावेरी नदी के तट पर उरेयूर संगमकालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारानाम नामों से भी प्रसिद्ध था। संगम युग में उरेयूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ में मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चंदबरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि चंदबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वपनवश वदत्ता के लेखक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कालिदास। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की। इसमें 17 सर्ग हैं, जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कृतिकेय की जन्म कथा वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराता अर्जुनी पुस्तक किसने लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भारवी। किराता अर्जुनी पुस्तक के लेखक भारवी है। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिलिंद पन्हो। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका सही आंसर है ऑप्शन वी, बाणभट्ट। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने की थी। यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विजयालय। चोल वंश की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। चोल शासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता
स्वायत्तशासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोपुरम। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्यों चोलों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत थे। चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।